सीबीएसई क्लास 12 फिज़िक्स हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें दो पार्ट है, मतलब तीन पार्ट है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। पहला पार्ट है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ लेंथ 12। तो हमारे पास एक डाइपोल है जिसका लेंथ 12 है और हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ई का एट अ पॉइंट आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे सेंटर ऑफ डाइपोल से आर डिस्टेंस पर, ठीक है, आर लेंथ की डिस्टेंस पर, जो आर लेंथ मतलब आर डिस्टेंस पे पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक्सियल लाइन पे। सेकेंड है ड्रॉ अ ग्राफ ई वर्सेस आर। तो इससे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी तो ग्राफ हमें बनाना है ई वर्सेस आर फॉर आर ग्रेटर देन एल। थर्ड पार्ट है इफ़ दिस डाइपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इस डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, मान लेते हैं ई नॉट है वो, डायाग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, डायग्राम के साथ स्टेबल इक्विलिब्रियम में और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एंड राइट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन बोथ द केसेस। और जो टॉर्क एक्ट करता है डाइपोल पे दोनों केसेस में हमें वो भी लिखना है। तो ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक्सियल लाइन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बनेगा वो देखते हैं। एनसीईआरटी में इसे हम देखेंगे और इसको हम लोग देखते हैं। और ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक होता है, एक एक्सियल पोजीशन पे होता है, तो दोनों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मान लेते हैं वो डाइपोल हमारा माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से बना है। तो ए पॉइंट पे माइनस क्यू है और बी पॉइंट पे प्लस क्यू है। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का वेक्टर कहाँ है, माइनस से प्लस, ठीक है, और पी वेक्टर, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पी कैप मान लिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लेंथ देख लेते हैं। तो डाइपोल का एक्सिस यही लाइन हो गया, ये लाइन। तो इस लाइन पे आर डिस्टेंस पर कहाँ से, सेंटर ऑफ डाइपोल से। तो ये देखिए वो हमारा सेंटर ऑफ डाइपोल है और यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, ठीक है। अब डाइपोल का लेंथ क्या है, तो लेंथ 2L है। तो सेंटर से लेंथ आधा आधा हो जाएगा, तो OB का लेंथ L और OA का लेंथ L। तो अगर यहाँ पर OB का लेंथ L है, अगर ये डिस्टेंस L है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी B और P, तो ये R माइनस L हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस B से P तक R माइनस L हो गई। इसे हम अच्छे से स्पेस देकर लिखेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, अच्छे से हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे, थ्योरी लिखनी है। तो लेट अस कंसिडर अ डाइपोल AB ऑफ लेंथ 2L एंड सेंटर O। लेट P बी ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। तो OP की वैल्यू क्या हो गई, तो OP की वैल्यू हमारी R हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर OP की वैल्यू हमारी R हो गई। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू एट A। अब हमें P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा चार्ज रहते हैं तो हम लोग हर एक चार्ज की वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर देखते हैं, फिर वेक्टर सम करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले A और B से निकालेंगे, फिर देखेंगे रिजल्टेंट क्या है, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट A। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो EA इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो के क्यू बाई आर। अब हम लोग आर देखते हैं। तो A से P का डिस्टेंस क्या है, तो देखिए ये L है और ये R है, तो R प्लस L का होल स्क्वायर, है ना, R प्लस L का होल स्क्वायर वेक्टर P। अब यहाँ देखिए वेक्टर P इस डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन क्योंकि माइनस चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, तो इस कारण यहाँ पर माइनस लगा दिया है, ठीक है, डायरेक्शन के लिए। इक्वेशन नंबर 1 वेयर P वेक्टर P कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डाइपोल एक्सिस। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू एट B, वो कितना हो जाएगा, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर और P वेक्टर। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस क्या हो गई R, तो ये हो गया R माइनस L का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R माइनस L का होल स्क्वायर P कैप। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, दोनों वेक्टर का सम कर देंगे। तो EP
मतलब P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। तो इक्वेशन 1 और 2 से इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं क्योंकि प्लस और माइनस साइन दिखा रहे हैं और ये सेम लाइन पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर बस हम लोग 1/4πε0 कॉमन लेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस था, ठीक है, तो अगर माइनस है और प्लस होना था तो आप माइनस को प्लस कर सकते हैं, पर आपने गलती से प्लस लिख दिया। अब माइनस करना है तो फिर दिक्कत हो जाती है माइनस करने में, तो यहाँ गलती हो गई थी तो यहाँ ओवर राइटिंग करनी पड़ी। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम लोग कॉमन लें तो ध्यान रखें हम लोग, ठीक है। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, उसके बाद हमने एलसीएम लिया तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर पहले से था तो यहाँ पर होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग ने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 2q। अब यहाँ देखिए q इंटू 2l, तो q इंटू 2l क्या होता है, p डायपोल मोमेंट है ना। तो यहाँ से q लिया और l लिया, तो यहाँ से 2 4 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से 2 लिया तो यहाँ पर आपका p हो गया 2pr है ना। तो ऐसे इनको आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर भी हो गया। इक्वेशन 3 क्यों माना, क्योंकि यहाँ से हम लोग जो सेकेंड इसका सब पार्ट है, सेकेंड है, वो कनेक्टेड है पहले पार्ट से, ओके। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी हो गया। अब पूछा गया ड्रॉ अ ग्राफ ई वर्सेस आर फॉर आर ग्रेटर देन एल। तो आप यहाँ देखिए जब आर आपका ग्रेटर देन एल होगा, ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि आर बहुत ज़्यादा है तो आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और उसके कंपैरिजन में एल या एल स्क्वायर बहुत कम होगा, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वेशन 3 से। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा 4ql, क्योंकि p क्या था, p आपका था q इंटू 2l, तो उसको फिर से हमने मतलब फार्मूला में लिखा p को, तो ये आपका हो जाएगा 4ql डिवाइडेड बाय 4πε0 r³, ओके। अब e किससे, e ये जो e है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है, क्योंकि e और r के बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो e इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, ठीक है। अब यहाँ देखिए एज r इंक्रीजेज e डिक्रीजेज, ठीक है, शार्पली, क्योंकि क्यूब है r³ है, तो यहाँ पर इसका ये ग्राफ हो जाएगा ऐसा, ठीक है। ये e हो गया आपका और ये आपका r हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन मतलब थर्ड पार्ट, कि इफ दिस डायपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक ई नॉट डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द डायपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब थीटा पी और ई के बीच में क्या होगा, जीरो होगा, मतलब डायपोल मोमेंट वेक्टर और जो ई है दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो -q से q सेम डायरेक्शन में, तो थीटा जीरो। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब आपका ई और पी का डायरेक्शन अलग होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 34 भी एक बार देख सकते हैं, जब इनका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा, अलग मतलब ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर ई इस डायरेक्शन में है तो पी आपका इस डायरेक्शन में होगा, तो आपका थीटा 180 डिग्री हो गया। तो थीटा 180 डिग्री में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है और थीटा 0 डिग्री में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और ये आपका डायग्राम है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा हुआ है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डेरिवेशन के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। पिछला बार एक्सियल लाइन था, इस बार हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन है। और दूसरा है डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले क्वेश्चन जैसा है सेकंड पार्ट, तो ओरिएंटेशन हमें बताना है डायपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम में और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यह क्वेश्चन दिल्ली 2017 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी। ये देखिए ये ए पे -q चार्ज है और बी पे +q चार्ज है, और ये जो ए बी है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। इसका लेंथ क्या है, 2l है, और ओ हमारा क्या है, सेंटर ऑफ द डायपोल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी विथ सेंटर ओ। द चार्ज ऑन ए इज -q, ठीक है, एंड द चार्ज ऑन बी इज +q, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज ए बी इज इक्वल टू 2l। तो ये देखिए
ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस आपका 12 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंसिडर अ पॉइंट पी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस एक्स। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या हो गया, सेंटर ओ से पास करता हुआ ये लाइन है ना, सेंटर ओ से पास करता हुआ ये लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर जो है ए बी के, वो आपका इक्वेटोरियल लाइन हो गया। लेट अस कंसिडर अ पॉइंट पी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम o। तो o से x डिस्टेंस पर हम लोग एक पॉइंट p कंसिडर करते हैं। तो यहाँ देखिए ये o है, इक्वेटोरियल लाइन पे x डिस्टेंस पर आपका ये पॉइंट p हो गया, x डिस्टेंस पर है ना, फ्रॉम o ई ए। अब फिर से हमें यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम लोग वही करेंगे, जो चार्जेस हैं हर एक चार्ज के कारण हम लोग उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसके बाद हम लोग उसका वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग ए और बी दो चार्जेस है, तो इन दोनों से हम लोग पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले ए से निकालते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू एट ए। तो पॉइंट ए पे माइनस क्यू है, इसके कारण हम लोग देखते हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए के हो गया 1/4πε0, ये क्यू हो गया आर स्क्वायर। तो देखिए ये डिस्टेंस क्या होगी, हम लोग को देखना है ये डिस्टेंस क्या है। तो देखिए सेंटर है, लेंथ 12 था, तो ये वाली डिस्टेंस तो एल हो जाएगी। एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी थे तो ये एक्स हो जाएगा, ये 90 डिग्री तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्या हो गया 90 डिग्री है, तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अगर आर लेंगे तो आर आपका रूट में आएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, पर यहाँ पर फॉर्मूला में आर स्क्वायर आता है, तो इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर आएगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ए के कारण पी पे जो था वो अब डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन इसकी तरफ होगी, निगेटिव चार्ज है ना। अब यहाँ पर बी प्लस चार्ज है, तो हम लोग जो पॉइंट चार्ज लेते हैं वो टेस्ट चार्ज प्लस क्यू लेते हैं, तो यहाँ पर आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये ई बी हो जाएगा क्योंकि बी के कारण है। तो ये भी क्या हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरह के हो गया 1/4πε0 क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये भी आपका क्या है वही होगा, ये आपका एल हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन रिजॉल्विंग ई ए एंड ई बी इन 2 रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। अब बस हमें नेट चाहिए, तो अब देखिए नेट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या करते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस खींचते हैं, फिर यहाँ पर कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में। तो हम देख सकते हैं वाई कंपोनेंट हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ देखिए। ठीक है, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसमें भी, तो वाई कंपोनेंट हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और एक्स कंपोनेंट क्या होगा ऐड हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं। ऑन रिजॉल्विंग ई ए एंड ई बी इन 2 रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स द नॉर्मल कॉम्पोनेंट कैंसिल ईच अदर, कॉम्पोनेंट्स लिख सकते हैं, द नॉर्मल कॉम्पोनेंट्स कैंसिल ईच अदर, हैज़ द कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द डायपोल एक्सिस ई ए कॉस थीटा एंड ई बी कॉस थीटा एड अप। तो ये क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये इधर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा और नीचे ई ए साइन थीटा, और इधर ही ई बी कॉस थीटा ऊपर ई बी साइन थीटा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड है, थीटा सेम है, और यहाँ पर आपका ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा ऐड हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, हैंस द कॉम्पोनेंट अलॉन्ग डायपोल एक्सिस ई ए कॉस थीटा एंड ई बी कॉस थीटा एड अप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी जो नेट हो जाएगा वो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अब ई ए बराबर ई बी है, इक्वेशन 2 और 1 से हम देख सकते हैं मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पर ई बी की जगह भी ई ए कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ई ए की वैल्यू क्या है, तो इक्वेशन 1 से ई ए की वैल्यू ये है, तो हम लोग ई ए की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। ठीक है,
तो ई ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा तो यहाँ देख लेते हैं। देखिए कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस आपका हो गया एल, हाइपोटेनस रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हाफ। इसको बस आपको सॉल्व करना है, तो आपका कितना आ जाएगा 1/4 टाइम्स 2QL डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि Q टाइम्स 2L ये आपका डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। नाउ द डायपोल मोमेंट P का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा Q इंटू 2L। ठीक है, तो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो E वेक्टर E एट P का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1/4 इसकी जगह हम लोग P वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिए, और नीचे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ देखते हैं द डायरेक्शन ऑफ ई पी इज पैरेलल टू बी ए। यहाँ देखिए ई पी का डायरेक्शन कहाँ है, ई पी का डायरेक्शन बी ए है ना, ध्यान से देखिएगा बी से ए बोल रहा है, तो बी ए के पैरेलल है। लेकिन पी वेक्टर कहाँ है, पी वेक्टर तो ए बी के पैरेलल था, तो जो ई पी की डायरेक्शन है वो ए बी के मतलब पी वेक्टर के ऑपोजिट है। द डायरेक्शन ऑफ ई पी इज पैरेलल टू बी ए दैट इज ऑपोजिट टू पी, देयरफॉर ई इज इक्वल टू, तो हम लोग माइनस लिख सकते हैं, ऑपोजिट टू पी है, पी के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो माइनस पी बाय 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया। ठीक है, देखिए डायपोल में बहुत सारे 2-3 डेरिवेशन आते हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। एक्सियल का आता है, इक्वेटोरियल का आता है, एक टॉर्क का डेरिवेशन आता है, फिर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म हो उसमें क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन के लिए और थ्योरी क्वेश्चंस के लिए। और जो क्वेश्चन 2 था उसको आप क्वेश्चन 34 से देख सकते हैं। ठीक है, पिछला क्वेश्चन आप 39 भी एक बार देख सकते हैं और 34 में भी दिया हुआ है। आपको लैंग्वेज कैसे लिखनी है, डायग्राम कैसे बनाए, क्या क्या बनाना है, मॉडिफिकेशन कैसे करना है, ये सब आप देख सकते हैं, है ना, और चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारा कितना हो गया था, क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। डिफाइन एन आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल। आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, गिवन एग्जाम्पल। derive an expression for the torque experienced by an electric dipole in a uniform electric field. What is the net force acting on this dipole? तो टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। अगला क्या है, an electric dipole of length 2 cm is placed with its axis making an angle of 60 डिग्री। तो वो 60 डिग्री बनाता है उसका एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, उसके रेस्पेक्ट में 60 डिग्री उसका एक्सिस एंगल बनाता है। इफ़ इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 8√3 न्यूटन मीटर, तो अगर वो 8√3 न्यूटन मीटर का टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डायपोल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डायपोल क्या होगा और उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020-21 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से कंटिन्यू करेंगे।